नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। क्या मोदी के बजट से अच्छे दिन आएंगे? हर तरफ इसी बात की चर्चा हो रही है। विपक्ष ने सवाल उठाए हैं कि जो वादे मोदी ने चुनाव के दौरान किए थे वो कब पूरे होंगे, अच्छे दिन कब आएंगे। वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इंतजार कीजिए, सरकार के उठाए कदमों का असर जरूर दिखेगा और अच्छे दिन आएंगे। सवाल ये है कि क्या इस बजट से देश की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी? मोदी सरकार के पहले बजट को लेकर संसद के गलियारों और चौक चौराहों से लेकर किचन तक चर्चा हो रही है। इन चर्चाओं के बीच एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने मुंबई में अपने कार्यकर्ताओं को सोशल साइट्स पर चल रहा एक चुटकुला सुनाया है। राज के मुताबिक एक पति ने पत्नी से कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए गहने, हीरे, जवाहरात ला सकता हूँ, मैं चांद को भी जमीन पर ला सकता हूँ। जवाब में पत्नी ने कहा, चल हट मोदी कहीं का। जाहिर है इस चुटकुले में मोदी के वादों का मजाक बनाया गया है। राज ठाकरे जैसे मोदी के कट्टर समर्थक इस तरह के चुटकुले सुनाकर क्या संदेश देना चाहते हैं, इसका विश्लेषण अलग से हो सकता है। लेकिन इससे ये सवाल तो उठ ही गया है कि क्या वाकई में मोदी ने अच्छे दिन के जो वादे किए थे वो सिर्फ नारों में ही सिमट कर रह गए हैं। खोदा पहाड़ निकला चूहा। जहाँ देश खड़ा था वहीं खड़ा है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो मुझे नहीं लगता कि महंगाई कम होगी। क्या उनकी नई अर्थ नीति होगी, इसका कोई स्पष्ट तौर पर संदेश नहीं मिलता। आशाओं को पूरी तरह भंग करने वाला ये बजट है। बजट में टैक्स छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गई। 100 नए स्मार्ट सिटी का ऐलान किया गया। टीवी जैसी चीजें सस्ती हुई और सिगरेट, पान मसाला महंगा हो गया। गंगा के लिए आधा दर्जन भर प्रोजेक्ट का प्लान पेश किया गया। लेकिन सवाल उठाने वाले पूछ रहे हैं कि 100 स्मार्ट सिटी का सपना 7,000 करोड़ में कैसे पूरा होगा। गंगा में जहाज चलाने का वादा तो किया, लेकिन इसकी बुनियादी जरूरतें कैसे पूरी होंगी। सब्सिडी कम करने की बात तो है, लेकिन रोड मैप की कमी है। रोजगार बढ़ाने और महंगाई को काबू में करने के लिए फिलहाल कोई बड़ा प्लान भी नहीं दिया गया है। पूरे बजट के दौरान ये माना जा रहा था कि सब्सिडी को लेकर आप जरूर कुछ कहेंगे। देखिए, 45 दिन सब्सिडी रैशनलाइजेशन के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि 67 वर्ष पर्याप्त नहीं थे। तो इसलिए हमने एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन उस सब्सिडी के रैशनलाइजेशन के लिए बनाया है। बजट के बाद शुक्रवार को खुले बाजार में करीब 300 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। मुंबई शेयर बाजार का बीएससी कल के मुकाबले 348 अंक नीचे गिरकर 25,024 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 108 अंक गिरकर 7,460 पर बंद हुआ। कल भी बजट पेश किए जाने के दौरान बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला था। एक समय 450 अंक से ज्यादा उछलने के बाद बाजार गिरकर बंद हुआ था। हाँ, सरकार ने जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू करने की घोषणा करते हुए कहा है कि किसी कंपनी से अगर कोई पुराने टैक्स की मांग की जाती है तो उसका फैसला भी एक समिति करेगी। विदेशी कंपनियों की शिकायत थी कि भारत में कभी भी सरकार नियम बदलकर पिछले सालों का भी टैक्स मांग लेती है, तो उस तरह के विवाद भी कम होंगे। यानी इस सब से देश में धंधा करना आसान होगा। देश में निवेश बढ़ेगा तो लोगों को नौकरियां मिलेंगी, विदेशी निवेश बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग में जो कंपनी प्लांट और मशीनरी में 25 करोड़ रुपए लगाएगी उसको 15% एलोवेंस मिलेगा। इसके अलावा सरकारी कंपनियों के शेयर बेचकर सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए जुटाने का फैसला किया है। सरकार ने रक्षा और बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश भी 26% से बढ़ाकर 49% करने का प्रस्ताव रख दिया है। और कल का बजट जब पेश हुआ उसके बाद से अब हर जगह यही चर्चा है कि अच्छे दिन जो हैं क्या वो इस बजट से आएंगे, कैसे आएंगे अच्छे दिन, क्योंकि विरोधी लगातार निशाना साध रहे हैं। लेकिन सवाल यही कि क्या इस बजट से अच्छे दिन आएंगे। वादा सरकार जरूर कर रही है। क्या बजट के लिए समय कम मिला? क्योंकि इस बात को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रखा एबीपी न्यूज के सामने। इस बजट से क्या अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी, ये तो देश का हर व्यक्ति जानना चाहता है। और साथ ही सरकार जनता से किए वादे कब पूरे करेगी, ये भी देश की जनता जानना चाहती है कि अगर अच्छे दिन आएंगे तो कब तक आएंगे। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें, बीजेपी से हमारे साथ विजय गोयल जी हैं और इसके साथ ही हमारे साथ अकाली दल से नरेश गुजराल जी जुड़ गए हैं और इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री प्रसन्नजीत बोस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। विजय गोयल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। आप लोगों ने बजट पेश किया और आप कह रहे हैं कि इससे अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी, लेकिन जो इस पर सवाल उठा रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं महंगाई और रोजगार, इन दो चीजों को लेकर आप सत्ता में आए, इसके लिए बड़ा प्लान नहीं दिख रहा, सब्सिडी, कोई रोड मैप नहीं दिख रहा, तो ऐसे में अच्छे दिन कैसे आएंगे?
देखिए, मैं अभी सुन रहा था, पहली बात यह है, ये जो बजट है ये पुअर फ्रेंडली है, ये यूथ फ्रेंडली है, ये वुमेन फ्रेंडली है, ये मिडिल क्लास फ्रेंडली है। अगर आप देखेंगे तो गरीब, मध्यम वर्गीय, उच्च वर्गीय सबके लिए है जी। इस बजट के माध्यम से हम फिजिकल डेफिसिट को कम करना चाहते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट में सुधार लाना चाहते हैं, देश की जीडीपी के अंदर सुधार लाना चाहते हैं। जिस तरह की अर्थव्यवस्था हमको मिली है उसके अंदर सुधार करेंगे और डेफिनेटली अच्छे दिन आएंगे। वो ठीक है, सब्सिडीज के बारे में तो सीधी बात है, एक एक्सपेंडिचर कमीशन बना है, वो अपनी रिपोर्ट तो देगा। विपक्ष यही पूछ रहा है कि आप एक रिपोर्ट का क्या इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ महंगाई, सर महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको जोर शोर से आपकी सरकार ने उठाया। तो कांग्रेस की तरफ से पूछा जा रहा है और बाकी विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी कि महंगाई कब तक खत्म होगी। इस बजट में आपने ऐसा क्या किया है कि महंगाई खत्म होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सप्लाई लाइन बढ़ाई है। हमने जोर दिया है एग्रीकल्चर के ऊपर, हमने जोर दिया है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, और सर्विस सेक्टर पहले से ठीक था तो दो बड़े सेक्टर के ऊपर हमने काफी जोर दिया है। और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमने, चाहे वो लघु उद्योग थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उस पर 10,000 करोड़ दिए हैं। हमने मैन्युफैक्चरिंग के लिए अभी 49% हम एफडीआई लेकर आ रहे हैं, इंश्योरेंस और डिफेंस के अंदर लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जो जोर है, जो विदेशी निवेश की आप बात कर रहे हैं, उस सब से पैसा आएगा और नौकरियां जो हैं वो पैदा होंगी, ये आप कह रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से प्रदीप जैन साहब हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास जाना चाहूंगी। प्रदीप जी, आपने विजय गोयल जी की बात सुनी, उन्होंने कहा कि बजट की ये खास बातें हैं जो देश के सामने रखी हैं। कांग्रेस पार्टी क्यों ऐसा कह रही है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया? प्रदीप जैन साहब से हमारा संपर्क टूट गया, उनके पास हम फिर से जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच प्रसन्नजीत बोस साहब के पास मैं जाना चाहूंगी। ये बजट रंगहीन है, दिशाहीन है और अर्थहीन है जी। अगर हम देखें इस पूरे बजट में जो इन्होंने पूरे इलेक्शन के दौरान कहा कि हम प्रति वर्ष 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, महंगाई पर रोक लगाएंगे और काला धन लाएंगे, और उसकी इतनी मार्केटिंग की, क्योंकि मोदी सरकार सिर्फ मार्केटिंग में विश्वास रखती है। एक मजबूत आधार के बाद जिस तरह से 4 साल देश के अंदर एक अस्थिरता का माहौल किया, और आपने देखा होगा महाबंद किया। हम स्पेसिफिक्स पे आ जाते हैं, प्रदीप जैन साहब स्पेसिफिक्स पे आ जाते हैं, और वो ये है कि आप लोगों ने जब बजट आया उसके बाद कल की प्रतिक्रिया अभिषेक मनु सिंघवी साहब की तरफ से ये थी कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, और 99% जो चीजें हैं वो यूपीए की ही थी जिनको एनडीए ने आगे बढ़ाया। तो पर ऐसे में तो खुश होना चाहिए आपको, अगर आप ही की पॉलिसीज को एनडीए आगे बढ़ा रही है और आपको लगता है आपने कुछ गलत नहीं किया, तो फिर तो अच्छे दिन आएंगे ना, करने दीजिए इस सरकार को काम। नहीं तो इनको पूरी तरह हमारी सारी नीतियां बढ़ाना चाहिए, इन्हें फूड सिक्योरिटी के प्रोविजन बताना चाहिए, इन्हें गवर्नेंस के आधार पर बताना चाहिए, इन्हें ये भी बताना चाहिए कि जो देश की 67% आबादी गांव में रहती है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना में 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए। 7 लाख गांव के किसान, मानसून टूटा हुआ है, अल नीनो आने वाला है, अगर इन्हें यूपीए को फॉलो करना था तो पूरा करना चाहिए था। नहीं, वो कह रहे हैं आपकी जो अच्छी बातें थी उनमें से खराब बातों को निकाला है, जैसे कि वो ये भी कह रहे हैं, जैसे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी ये कहा कि भाई मनरेगा को अगर एसेट क्रिएशन से जोड़ा है तो मनरेगा का भ्रष्टाचार खत्म किया है, आपकी स्कीम नहीं खत्म की है, लेकिन उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसको खत्म करने की तरकीब निकाली है। निश्चित रूप से जो मनरेगा योजना थी वो राज्यों द्वारा क्रियान्वित होती थी। मैं ग्रामीण विकास मंत्री था और मैंने भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के काम करने का ढंग देखा है। आज एक मजदूर के अंदर अगर परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी है तो वो मनरेगा से बढ़ी है। आज निश्चित रूप से मनरेगा में सुधार होना चाहिए, पहले भी उसमें संपत्ति निर्मित होती थी, लेकिन यही सवाल है प्रदीप जैन जी, सवाल यही है कि अगर आप ही लोगों की नीतियां आगे जा रही हैं तो फिर आपको समस्या इस बात से आप कह रहे हैं कि रोड मैप कहाँ है। मैं इसको नरेश गुजराल जी के पास ले जाना चाहूंगी। नरेश जी, आप लोग बहुत अहम साथी हैं, केंद्र में जो सत्ता है बीजेपी की उसके, और एनडीए की तरफ से जो बजट सामने आया है, आपने सुना होगा विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि कोई नया विजन नहीं दिखा। आप लोगों ने जो अच्छे दिन की बात कही थी, ऐसे अच्छे दिन का एक बेहतरीन विजन आप लोग नहीं रख पाए, क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं जैन साहब से ये कहना चाहूंगा
कि अगर हम कांग्रेस की नीतियों को फॉलो करते तो गालबन 5 साल के बाद हम भी 42 सीट पे आ जाते। तो इसीलिए हम कोई कांग्रेस की नीति फॉलो नहीं करना चाहते। दूसरी बात, हमें ये देखना होगा विरासत में हमें क्या मिला। जेटली साहब को चिदम्बरम जी ने विरासत में क्या दिया? डबल डिजिट फूड इन्फ्लेशन, गिरती हुई ग्रोथ, बेरोजगारी, महंगाई। अब इन सब का अगर सामना करना है तो जिस तरह का बजट जेटली साहब लेके आए हैं, मैं उसे प्रो ग्रोथ मांगता हूं और इससे जॉब्स क्रिएट होंगी, क्योंकि इससे सप्लाई साइड को भी फायदा होगा और डिमांड साइड को भी फायदा होगा। अगर मैं आपको चंद एग्जांपल देना चाहता हूं, एग्रीकल्चर में बहुत तवज्जो दी गई है, चाहे शॉर्ट टर्म लोन है चाहे लॉन्ग टर्म लोन है, उससे किसान को फायदा होगा। कृषि अगर नहीं होगी या कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो कीमतें बढ़ती हैं, वेस्टेज होगी तो कीमतें बढ़ती हैं। 5,000 करोड़ रुपया वेयर हाउसिंग के लिए सिर्फ लाया गया है, जिससे कोल्ड स्टोरेज भी लगेंगे और वेयर हाउस भी बनेंगे। क्योंकि आप जानते हैं, जितनी देर आप बोल रहे थे, मैं आपके बीच में मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप पहले मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप कह सकते हैं जो अभी आप कहना चाहते हैं। यूपीए की छवि खराब हुई है। ठीक है, चलिए, आप दोनों अपनी बात रख रहे हैं। नरेंद्र गुजराल जी और विजय गोयल जी जान कह रहे हैं कि ये बजट आशान्वित है, ये बजट जो है अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएगा, इसकी उम्मीद उनको है। और दूसरी तरफ कांग्रेस से कहा जा रहा है कि इसमें कई सारी खामियां। इस बीच हमारे साथ सीपीआई से अतुल अंजान जी भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। अतुल अंजान जी, सवाल ये है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जब अपना कल बजट रखा, उसके बाद उन्होंने जब एबीपी न्यूज से बात की तो उन्होंने साफ कहा, उन्होंने कहा जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि रफ्तार कैसे पकड़ेगी अर्थव्यवस्था, उनके लिए जवाब ये है कि टैक्स में राहत देकर लोगों के हाथ में हमने ज्यादा पैसे दिए हैं और इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जोर देकर हमने रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की कोशिश की है। आप हमें वक्त दीजिए, ऐसे आएंगे अच्छे दिन। क्या कहेंगे आप? सोलह सितंबर 2013 के बाद से 10 मई 2014 तक नरेंद्र मोदी जी ने 423 जनसभाओं में 800 से अधिक वायदे किए। उन वायदों का क्या हुआ? वो तो कहीं दिखाई नहीं पड़ते इस बजट में। उन्होंने नारा दिया था, माँ बेटे की सरकार गई, महंगाई रुक गई। महंगाई तो बढ़ गई। इस बजट में महंगाई रोकने का कोई रास्ता है? और मैं तो लगता है कि महंगाई रोकने का कोई प्लान ही नहीं है। इसने महंगाई रोकने के लिए 500 करोड़ रुपए का एक कोष बना दिया। और कोष से काम चलेगा या अपने पूरे होश को लगा करके महंगाई रोको? वो तो कोई नहीं है। कहां है इस बजट के अंदर रेलवे को मजबूत करने का दृष्टिकोण? आपने कह दिया 60,000 करोड़ की बुलेट ट्रेन बंबई से अहमदाबाद जाएगी और रेल बजट के अंदर 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। अरे इस बजट में उसको कहां प्रावधान है? आप बाहर बोल रहे हैं कि देश की सरकारी कंपनियों को आप बेच डालेंगे। अभी परसों ही रिपोर्ट आई है कि देश की 139 पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग ने देश के 1,61,000 करोड़ रुपया राष्ट्र के खजाने में पैदा करके दिया है। अगर ये सरकारी राष्ट्र के हमारी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आप बेच डालोगे और बेचकर 50,000 करोड़ रुपया इकट्ठा करोगे तो फिर अगले साल आपको और घाटा हो जाएगा बजट का, क्योंकि 1.5 लाख से करोड़ से ज्यादा तो सरकारी उसमें फंड में, सरकारी किटी में ये पब्लिक सेक्टर दे रही है, जो लाखों लोगों को काम दे रही है, जो देश की व्यवस्था को चला रही है। आप उन्हीं को एफडीआई के माध्यम से तोड़ देना चाहते हो, उनका बेच देना चाहते हो, उनका पूंजी में निवेश तो छोड़िए, उनको खत्म करना चाहते हो। गांव की बात कर रहे हैं, कहां आपने बताया कि बैंकों का विस्तार करेंगे? गांव के अंदर बैंकों का विस्तार करोगे तभी ना सेविंग भी आएगी। ठीक है, सब कोई झलक नहीं मैं है। इस पे जवाब ले लेती हूँ। विजय गोयल जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आपको। विजय गोयल जी के अंदर आरोप लग रहा है ये कॉर्पोरेट जूते मारने का काम किया गया है। जगत को फायदा पहुंचाने वाला बजट है। कुछ जूते में विजय गोयल जी, कॉरपोरेट जगत कोई देश से बाहर का नहीं है। और कॉरपोरेट जगत जब इंडस्ट्री लगाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो उससे रोजगार पैदा होता है, उससे प्रोडक्शन बढ़ती है, उससे सप्लाई साइड बढ़ती है। आप अतुल अंजान जी से सिर्फ ये पूछ लीजिए, क्या उनको बजट में एक भी चीज कोई अच्छी लगी है क्या? तो मेरा पूरा दावा है वो ये नहीं कहेंगे कि एक भी चीज अच्छी लगी है। आलोचना करनी बहुत आसान है,
किंतु अभी ये बजट जिस तरीके से एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर इसमें जोर दिया है, इसके अंदर आप देखिए, मैंने बताया आपको 10,000 करोड़ रुपए तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रखे गए, और उसके अलावा जो उद्यमी 25 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करेगा उनको इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगा, इसका भी एक प्रावधान किया। इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं क्या? और उसी तरीके से जब हम फिजिकल डेफिसिट कम करेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही थी वो घर के अंदर आएगी, तो क्या उससे रोजगार बढ़ेंगे? महंगाई ये समझते हैं कि एक दिन के अंदर महंगाई कम हो जाए। तो आप ये देखिए, विजय गोयल जी वो ये पूछ रहे हैं, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड 500 करोड़ का बना देने से क्या महंगाई खत्म हो जाएगी? आपने नारा बहुत जोर शोर से दिया था, लेकिन एक स्टेबलाइजेशन फंड बनाने से क्या होगा, ये सवाल है उनका। आपको क्या लगता है कि ये जो स्टेबलाइजेशन फंड तो इमरजेंसी के लिए है? अभी आपने देखा नहीं था, आलू प्याज के दाम बढ़ रहे थे, पहले की सरकारें 4-4 साल सोती थी, ये लोग भी जिस सरकार का समर्थन करते थे वो सरकारें सोती रहती थी, प्याज वो दाम बढ़ जाते थे 80 से लेकर 100 रुपए तक। ये सरकार तुरंत हरकत के अंदर आई, जमाखोरों के ऊपर उन्होंने कार्रवाई की, निर्यात जो प्याज होता था उसका दाम उन्होंने 500 रुपए टन कर दिया। ये सब महंगाई काबू करने के उपाय हैं, और जब सप्लाई साइड बढ़ेगी तो महंगाई कम होगी। तो आप कह रहे हैं बजट में पूरी रूपरेखा रखी गई है, नया विजन दिया गया है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि विजन नहीं है इसमें, और जो वादे हैं वो वादों की रूपरेखा नहीं दिख रही है। विजय गोयल जी, राज ठाकरे बहुत बड़े समर्थक नरेंद्र मोदी के रहे हैं। जब पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी के विरोधी खड़े थे उस वक्त भी उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए पुरजोर समर्थन किया था नरेंद्र मोदी का, लेकिन क्या निराश हो गए हैं वो अब? अपने कार्यकर्ताओं के बीच नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने चुटकुला सुनाया और कहा कि जो समर्थन पहले था मोदी समर्थकों में वो अब कम हुआ है। देखिए, राज ठाकरे जी कोई एनडीए के अलाइज तो नहीं रहे हैं, पर यह बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि और प्रशंसकों की तरह वे भी नरेंद्र मोदी जी के प्रशंसक रहे हैं, किंतु मैं एक स्टेटमेंट से किसी भी नेता को जज करने के लिए तैयार नहीं हूं। इसलिए ये वही बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने इसको क्यों सुनवाया है। किंतु सारा देश आज इस बात को जानता है कि एक प्रधानमंत्री ऐसा है जो 24/7 काम कर रहा है, एक प्रधानमंत्री ऐसा है जिसको ऐसे जीडीपी मिली थी जो कि 4.5% से नीचे थी, एक प्रधानमंत्री ऐसा है जो देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के अंदर लगा हुआ है। लेकिन विजय गोयल जी, अगर वो इतना काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जैसा कि आप बता रहे हैं, तो समर्थक क्यों कम हो रहे हैं? राज ठाकरे जैसा आप खुद भी मान रहे हैं कि वो प्रशंसक रहे हैं, तो अब अगर वही मोदी पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि निराशा हुई है, तो फिर तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है ना? अब हमारे यहाँ बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, उसके बहुत सारे नेता हैं, वो एनडीए के पार्ट तो हैं नहीं, तो जिससे मैं ये कहूं कि भाई कोई प्रशंसक या हमारा अलाइज कोई किसी बात को कह रहा है, वो स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए, ये उनको देखना है। और मैं इसलिए एक इशू के ऊपर टिप्पणी करना मैं ठीक नहीं समझता हूं। और मैं समझता हूं सारा देश किसके साथ खड़ा है, ये आपके चैनल्स, मीडिया, पब्लिक ओपिनियंस, ये सब दिखाते हैं। आप अपनी बात, प्रदीप जैन जी इस पे कुछ कहना चाहते हैं। जी प्रदीप जी। और मोदी जी जो ट्विटर पर लिख रहे हैं वो बिल्कुल नितांत भ्रामक है। अगर विक्रमादित्य जहाज के ऊपर मोदी जी अच्छे दिन लाने की बात करते हैं, अगर पीएसएलवी के स्पेस में जाने पर कुछ बोलते हैं, जम्मू तक ट्रेन जाने पर बोलते हैं, तो ये पिछले सरकार की मजबूती का प्रमाण है। और इन्हें इस चीज को स्वीकारना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंदी होने के बावजूद एक मजबूत आर्थिक स्थिति हमने इन्हें सौंपी। पिछले 4 साल इन्होंने लगातार यूपीए की छवि खराब करने का प्रयास किया। आज इनका जो बजट है, ये वित्त मंत्री अरुण जेटली तो कह रहे हैं कि आपने जिस ग्रैंड अवस्था में इकोनॉमी को पहुंचाया है वहां से ऊपर लाने में उनको बहुत वक्त लगेगा, वरना वो तो इनकम टैक्स में और रियायत देते, पर्सनल आय में जो 50,000 की छूट दी है वो इसको और आगे बढ़ाते। ये देश केवल 3 करोड़ 60 लाख इनकम टैक्स देने वालों का नहीं है, ये 125 करोड़ लोगों का देश है। मैं बुंदेलखंड से आता हूं जहां यूपीए ने पैकेज दिया था और वो पैकेज इन्होंने काट दिया। वहां पर एक एम्स का अपग्रेडेशन दिया था, इन्होंने दुर्भावना से उस बुंदेलखंड के एम्स के अपग्रेडेशन को भी पैसा नहीं दिया। हाँ। आज ये सरकार दुर्भावना से काम कर रही, कांग्रेस की नीतियों पे चलना चाहती है। पहले इन्होंने नारा लगाया था कि हम स्वदेशी बढ़ाएंगे, इनके नारे चलते रहे और सत्ता में आते ही साथ इन्होंने रक्षा में
49%। ठीक है, आप कह रहे हैं विपक्ष में रह के कुछ और कह रहे थे, सत्ता में आते ही वही कर रहे हैं जो आप लोग करना चाहते थे। लेकिन इतना तो मानेंगे ना सर, आप करना चाहते थे, उन्होंने कर दिया, तो क्या उसका क्रेडिट भी नहीं देंगे? तक की चर्चा में जो बड़ी बातें निकल कर आई हैं सामने, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। प्रदीप जैन साहब का कहना है कि यूपीए की राह पर ही चलना था तो पूरी तरह चलना चाहिए था, मोदी सरकार का रोड मैप कहां है? नरेश गुजराल जी मानते हैं कि कांग्रेस की नीति पर चले तो 42 सीटों पर आ जाएंगे, विरासत में महंगाई बेरोजगारी मिली, बजट से विकास होगा। अतुल अंजान जी का कहना है कि महंगाई रोकने का कोई प्लान नहीं है, इसलिए फंड बनाया है, कहां गए चुनाव में किए मोदी के 800 वादे। वहीं विजय गोयल जी मानते हैं कि कॉर्पोरेट के आने से ही रोजगार बढ़ेगा, एक दिन में महंगाई नहीं कम होगी, फंड इमरजेंसी के लिए बनाया है। नरेश गुजराल जी, जो सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूछा जा रहा है वो ये कि क्या आप लोगों के दो चेहरे हैं, मसलन चुनाव के वक्त जो वादे आप लोगों ने किए थे और यूपीए की जिन नीतियों को कोसा था, अब उन्हीं नीतियों के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। नरेश गुजराल जी। 10 साल कांग्रेस ने इस देश के ऊपर राज किया और हमें यहाँ पहुँचा दिया कि आज हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, हर इंसान ये कहता है अच्छे दिन कब आएंगे। अब कम से कम हमें 10 महीने तो दीजिए। ये जादू की छड़ी तो किसी के हाथ में नहीं है कि 10 दिन में कुछ चेंज आ जाएगा। आप जैसे कदम गुजराल जी आपके नरेंद्र मोदी ने देश में 400 से ज्यादा सभाएं वित्त मंत्री ने, आप देखिए, आप बोलते हैं मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करता हूं, आप मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आपको भी वक्त मिलेगा। बैठते ही साथ 4 सप्ताह में 25% महंगाई कम कर देंगे। लखनऊ के अंदर ये लिखा हुआ है, बुंदेलखंड में नरेंद्र मोदी गए थे, उन्होंने कहा था यहाँ पर बहुत लगेंगे और इस देश की बुरी हालत कर दी और क्रोनी कैपिटलिज्म और बैंकों को लुटा दिया। ठीक है गुजराल साहब, नहीं बात कर रहे, लेकिन प्रदीप जैन साहब आपकी, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। बुंदेलखंड के पिछड़े क्षेत्र से आता हूँ जहां इस सरकार ने पैकेज भी खत्म कर दिया, जहां किसान आज भी आप जब बोलते हैं बीच में कोई नहीं बोलता। आपने जो उस मुल्क की हालत बना दी आपकी पार्टी ने, वो सारा मुल्क देख रहा है। नरेश गुजराल जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप लोगों ने ये कहा था कि ये सरकार गिरी और महंगाई खत्म हुई, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसीलिए पहला बजट है, जिस तरह के कल कदम उठाए गए उसका नतीजा आपको 3-4 महीने में मिलना शुरू हो जाएगा। बैंकों की बात अभी की थी अतुल अंजाम जी ने, 2,60,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तानी बैंकों में डाला जाएगा, उसी से ब्रांचें खुलेंगी। जो बैंकिंग की हालत कांग्रेस पार्टी बना गई है, 15-20 बड़े उद्योगपतियों को सारा पैसा लुटा दिया गया है, जो आज सब एनपीए बन गए हैं। अडानी अगर बैंकों को दोबारा खड़ा करना है तो जो कदम अडानी के लिए बुलेट ट्रेन नहीं चलाई, आज काला धन नहीं आ पा रहा आपका। 2,57,000 करोड़ पीएसयू इस साल में इन्वेस्ट करेगा, जिससे नौकरियां बनेंगी। सब जानते हैं कैसे देश का नुकसान करवाया, कैसे 2G किया, कैसे कोल का घोटाला किया, ये सारा देश देख चुका है। सकते इस वक्त प्रदीप जैन साहब, नरेश गुजराल जी, आप दोनों ने अपनी बात रखी, लेकिन आप दोनों साथ बोल रहे हैं सर। कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, विजय गोयल साहब, विजय गोयल साहब, आपने उसके लिए क्या किया? आप प्रदीप जैन साहब का सवाल सुन रहे हैं, इसका जवाब देना चाहेंगे आप? ठीक है प्रदीप साहब, आपने सवाल पूछा, जवाब दीजिए। आने के बाद भी आज इनसे आलोचना चाहिए। विजय गोयल जी, आप प्रदीप जी के सवाल का जवाब देना पूछिए ना, पूछिए प्रदीप जैन जी को, कहिए 10 सवाल पूछे। देश के लोगों ने दिखा दिया है कि आप कहां खड़े हैं। आरोप लगा रहे हैं कि पूरी तरह से कॉर्पोरेट। मैं बुंदेलखंड के पिछड़े क्षेत्र से आता हूं, जिसमें किसान आत्महत्या करते हैं, पलायन करते हैं, और हमें जवाब देने दे। इस बजट में लेकिन वो सवाल भी पूछते हैं और जवाब भी खुद देना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। विजय गोयल जी, नहीं, ये सिर्फ बुंदेलखंड की बात ही नहीं है, आप और चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। विजय गोयल जी, सवाल ये है कि बुंदेलखंड के एम्स के लिए जो आवंटन होना था वो नहीं किया, बल्कि बाकी जगहों पर एम्स खोलने की बात कही जा रही है। उनका कोई ठीक है प्रदीप जी, इतना लंबा सवाल नहीं हो सकता। जी विजय जी। ऐसा है, इस सरकार को आए हुए जुम्मे कुछ दिन हुए हैं जी, और इनको इतनी ज्यादा है, ये 10-10 साल से राज कर रहे थे, 60 साल से इन्होंने राज किया, अपना हिसाब दे नहीं रहे हैं जी। तो अभी आप समझिए, हम जो और एम्स खेल रहे हैं, तो हमको अगर हम कहते हैं, नहीं कहते हैं, तो आप कहते हैं कि जी आपने चुनावों के अंदर तो वायदे किए थे, अब आप भूल गए, बजट में आपने उसकी बात तक नहीं कीजिए। अरे हमको समय दीजिए, 1 साल का नहीं दे रहे। और एक और मैं बात बता देता हूं, श्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी सभा में ये नहीं कहा
कि हम जब आ जाएंगे तो 4 दिन में या 4 हफ्ते में या 100 दिन में महंगाई कम हो जाएगी। उन्होंने कहा आपने हमें 60 महीने के लिए चुना है, हमको समय दीजिए, इस अर्थव्यवस्था को हम बदल के दिखाएंगे, हम रोजगार उत्पन्न करेंगे, हम गांव-गांव तक बिजली पहुंचाएंगे और वो आज भी इस पे कायम है। तो आप 1 साल तो 60 ठहरिए ना, कम से कम एक नया सरकार को दीजिए। ये सरकार आई इसी बात के लिए कि अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, किंतु अब ये इतनी जल्दी बचा रहे हैं। निश्चित रूप से इनकी नीयत ठीक नहीं है। नहीं, पर आप वक्त देने को तैयार क्यों नहीं है? एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए प्रदीप साहब, ये कहो कि मैं इतने दिन में महंगाई कम कर दूंगा। मेरा ये दावा है, कल टीवी के अंदर दोबारा डिबेट कर लेना। उसके लिए इन्होंने बजट में क्या किया? ये कह रहे अल नीनो आने वाला है, सूखा पड़ने वाला है। इतने सारी चीजों पे नहीं जाएंगे। देखिए, मुझे ब्रेक लेना है। आप ये बताइए, आप समय क्यों नहीं देना चाहते मोदी सरकार को? से महंगाई विजय जी कह रहे हैं 60 महीने का समय मांगा था। 5 बार। चलिए ठीक है, ये इसी तरह से सवालों जवाबों का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन सवाल यही है कि क्या इस बजट से अच्छे दिन आएंगे? मोदी सरकार का पूरा भरोसा है कि आएंगे, लेकिन विपक्षी दल जो है वो इसे मानने को तैयार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।